जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल चाल है सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। थक गए हैं पढ़-पढ़ के? एक लेक्चर खत्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। ऐसे ही है ना? सही। अच्छा जी, so 144 people are present over here. अच्छा, किस चीज़ का लेक्चर था आपका अभी इससे पहले? पैथोलॉजी का, ओके। ठीक हो गया? ओके, सो क्या फ्रीक्वेंसी है आपकी लेक्चर एक्चुअली अटेंड करने की? 50%? साइन इन करके तो खैर एनीवेज काफी लोग साइलेंट होते हैं, लेकिन एक्चुअली अटेंड कितने करते हैं? 30? 30%? 30 अटेंड करते हैं टोटल या 30%? 60 to 70%? अच्छा जी, सही है। ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोग कर रहे थे यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस, ठीक है, और हमने दो पेपर्स किए थे, ठीक है, और अभी मेरे पास जो हैं पेपर्स क्वेश्चंस हैं काफ़ी ज़्यादा जो आप लोगों ने शेयर किए थे मेरे साथ, ठीक है, तो उनको भी देख लेते हैं साथ साथ के उनके आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं, किस किस तरह से आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। तो स्टार्ट करें। ओके, ठीक है। अच्छा जी, सो ये फर्स्ट पेपर हमारा हो गया था जिसमें डिफेंस मैकेनिज्म्स थे और मैस्लो था और सोशो कल्चरल फैक्टर्स थे। सेकंड पेपर भी हमने सॉल्व कर लिया था। थर्ड पे चलते हैं, ठीक है। सो थर्ड जो पेपर है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर वन इज 30-year-old woman comes to you with some issues regarding her personal life. She's at the verge of a divorce with her husband and is in dilemma what to do. So what do you mean by the term counseling? What are the aims of the counseling session and what are the various don'ts of counseling? तो मेरा ख्याल है कि ये तो क्या कहते हैं, टर्म काउंसलिंग क्या होती है आपको पता है कि डेफिनेशन क्या है? टेक्निक टू हेल्प पीपल हेल्प देमसेल्व्स, ठीक है। एंड एम्स क्या है? एम्स इसके आई गेस 6 7 8 एम्स लिखे हुए हैं आपकी बुक में, ठीक है, कि काउंसलिंग क्यों की जाती है, और वेरियस डोंट्स ऑफ काउंसलिंग, कि क्या क्या चीज़ें हैं जो काउंसलिंग के अंदर नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जो मिथ्स हैं इसके कि जी ये पेशेंट को काउंसलर पे डिपेंडेंट कर देती है, ये भी एक मिथ है। और उसके अलावा एक और मिथ ये है कि ये जो है काउंसलर का काम होता है कि वो सारे इट सॉल्व्स पेशेंट्स प्रॉब्लम्स फॉर देम। बिल्कुल सही है, काउंसलर का ये काम नहीं होता। या ना ही काउंसलर जो है वो कोई ऐसी जो है रेमेडी देता है उसको कि भाई तुम इस तरह कर लो, तुम इस तरह कर लो, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है इसके अंदर आ जाती हैं। आई गेस ये वाला तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके अंदर ऐसी कोई चीज नहीं कि जो आपको डिफिकल्ट लगती हो। डोंट ब्लेम द पेशेंट, बिल्कुल सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर टू पर चलते हैं। यू हैव बीन हायर्ड फॉर अ जॉब वेयर यू आर रिक्वायर्ड टू असेस प्रोफेशनलिज्म एंड मेडिकल डॉक्टर्स। डिस्क्राइब इन डिटेल द डिजायर्ड प्रोफेशनल स्किल्स एंड एटीट्यूड्स दैट अ प्रोफेशनल डॉक्टर शुड हैव। अब देखिए ये 9 मार्क्स का क्वेश्चन लगता है मुझे, ठीक है, वैसे तो मार्क्स लिखे नहीं हुए आगे, वो सॉरी उसमें मतलब ये पिक्चर ऐसी है कि इसमें वो मिस हो गए हैं, लेकिन ये 9 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इस 9 मार्क्स के क्वेश्चन में उन्होंने आपसे कहा है कि आपने प्रोफेशनलिज्म को कैसे असेस करना है मेडिकल डॉक्टर्स के अंदर। डिस्क्राइब इन डिटेल द डिजायर्ड प्रोफेशनल स्किल्स एंड एटीट्यूड्स दैट अ प्रोफेशनल डॉक्टर शुड हैव। तो इसमें क्या क्या लिखेंगे अब ये बताएं।
रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स एंड द डिटेल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। और अटायर शुड बी प्रोफेशनल, बिल्कुल सही है। वर्बल स्किल्स, फिनिशर मैनेजमेंट स्किल्स। तो नॉलेज स्किल्स एटीट्यूड की बात कर लेते हैं ना, आस्क की बात कर लेते हैं कि एटीट्यूड, एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ डेवलपमेंट एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स सोसाइटी, ठीक है। और उसके बाद फिर नॉलेज में आपको पता ही है, नॉलेज शुड बी वास्ट, कंटिन्यूसली अपडेटेड, बिल्कुल सही बात है। और स्किल्स में हमारे पास आ जाते हैं वर्बल स्किल्स, जिनको कम्युनिकेशन स्किल्स कहेंगे, रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकते हैं, और स्किल्स इन रिसर्च हो सकते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल अटायर, पंक्चुअलिटी, ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, ये भी आपने इसके अंदर लिखने हैं, ठीक है ना। ये भी बिल्कुल लिखने हैं। पहले आप वो सारे लिखते हैं कि जी ए एस के आस्क किसके अंदर आ जाता है, और उसके बाद आप उसके अंदर ये भी लिख दें कि जी ये एट्रीब्यूट्स होते हैं जो किसी प्रोफेशनल डॉक्टर के अंदर होने चाहिए, और हम उससे उसकी प्रोफेशनलिज्म जो है वो असेस कर सकते हैं। प्रोफेशनल कैरेक्टर डेवलपमेंट, बिल्कुल सही बात है। सारी चीजें ये सारी इसके अंदर आ रही हैं। अच्छा, इसमें कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के अंदर? नेक्स्ट पे चलें। Okay, an 18-year-old female presents in the OPD and complains of having a wish that she was a man. She has short hair and is dressed up like a man. While looking at her, there is no sign of femininity seen in her. She says she feels like a male trapped in a female body and wishes she was a male. So, what problem is she undergoing, and what will be your management approach? Gender dysmorphia, or इट्स जेंडर डिस्फोरिया, जेंडर डिस्मॉर्फिया नहीं है, जेंडर डिस्फोरिया और जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। ठीक है। so she thinks that she should be a man but she is actually trapped in a फीमेल बॉडी। आपका जो एग्जाम था, जो कि मैंने टेस्ट लिया था, उसके अंदर एक किसी ने गलती जो क्या की थी, जेंडर इडेंटिटी डिसऑर्डर, ठीक है। और वो आगे अगले मैं 100 स्टूडेंट्स ने उसको कॉपी किया हुआ था, जेंडर इडेंटिटी से डिसऑर्डर को। अच्छा जी, व्हाट विल बी योर मैनेजमेंट अप्रोच? अब मैनेजमेंट अप्रोच क्या होनी चाहिए इसकी, क्या करना चाहिए, क्या क्या चीजें हो सकती हैं? रिएक्ट विद एम्पैथी, बिल्कुल सही है। नो जजमेंट, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड। थेरेपी, थेरेपी में क्या क्या आ जाता है? एक हम कह सकते हैं फार्माकोलॉजिकल थेरेपी हो सकती है। सीबीटी, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, नो जजमेंट, ओके। और वेयर आर द बॉयज, allow them to express themselves, okay, CBT। काउंसलिंग, ओके। लेट्स से आप ये सारा कुछ कर लिया आपने, साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी कर लिया, अब फर्दर आगे क्या करना है? लेट्स शी सेज कि शी वाज अ मेल, ठीक है, और वो ड्रेस्ड अप भी मेल ही है, तो दैट मींस क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट का ए पार्ट रिपीट कर दें। व्हाट प्रॉब्लम इज शी अंडरगोइंग? देखिए जी, 18-year-old फीमेल है, ठीक है, जो आई है और वो कहती है कि शी हैविंग अ विश दैट शी वाज अ मैन, ठीक है। शी हैज शॉर्ट हेयर, ड्रेस्ड अप लाइक अ मैन, ठीक है, और कोई साइन ऑफ फेमिनिटी नजर नहीं आ रहा उसके अंदर, ठीक है। एंड शी सेज दैट शी फील्स लाइक मेल ट्रैप्ड इन अ फीमेल बॉडी। तो इस ये जो है बेसिकली जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, जिसको आप जेंडर डिस्फोरिया भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या वो अपेरेंटली फीमेल लग रही है बाहर से, लेकिन उसकी फीलिंग्स ये हैं कि वो मेल है, और उसने ड्रेसिंग भी मेल वाली की हुई है, और वो चाहती भी है कि वो मेल के अंदर चेंज हो जाए, क्योंकि वो ओपीडी में उसने प्रेजेंट ही ये किया है कि विश दैट शी वाज अ मैन, ठीक है ना। इसका मतलब है कि शी वांट्स टू चेंज हर जेंडर, ठीक है ना, वो जेंडर चेंज करना चाह रही है अपना, ठीक है।
तो जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर है पार्ट ए, इसका आंसर ये है कि जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। इसके अंदर आप थोड़ा सा इसके डिटेल बता सकते हैं, क्योंकि अगेन मैं आपसे बार बार यही कहूंगी कि कोशिश क्या करें कि क्वेश्चन के मार्क्स देख लिया करें कि मार्क्स कितने हैं। अब कहने को ये सिर्फ एक नंबर को आना चाहिए, व्हाट प्रॉब्लम इज शी अंडरगोइंग। लेट्स से अगर ये क्वेश्चन, ये पार्ट ए जो है ये 3 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है, ठीक है, तो फिर आपने खाली जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर लिख के फारिग नहीं हो जाना, आपने बताना है कि जी जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर होता है क्या है, ठीक है। उसके आगे से आपको पता है कि 3 उसकी फर्दर टाइप्स हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं वो? जेंडर क्वेयर है, क्रॉस ड्रेस है, और एक और है सेक्स फ्री असाइनमेंट सर्जरी। बिल्कुल करेंगे, ये सारे आप लोग मुझे उसका बता रहे हैं सेकंड पार्ट का, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा इसको बता देना है कि जी जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर के अंदर ये होते हैं और इस लड़की के अंदर ये वाला मसला है, ठीक है। ट्रांसवेस्टाइट कुछ इस किस्म का ही है वो, ठीक है। हाँ, वेस्टिसिज्म। और व्हाट विल बी योर मैनेजमेंट अप्रोच? अब मैनेजमेंट अप्रोच में आपने कहा है कि जी हार्मोनल ट्रीटमेंट दे दें, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कर दें, काउंसलिंग कर दें, इसकी साइकोलॉजिकल थेरेपी कर दें, सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी कर दें। बिल्कुल सही है, ये सब कुछ करने की जरूरत है इसके अंदर। जजमेंटल नहीं होना आपने, एम्पैथी के साथ रिएक्ट करना है, एम्पैथी शो करनी है। तो ये सारे पॉइंट्स आपने इसकी मैनेजमेंट अप्रोच में लिखने हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। यंग फीमेल विजिटेड टू योर क्लिनिक एंड रिक्वेस्टेड यू टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट मेंटल हेल्थ इश्यूज ऑफ हर फियांसे हु इज अंडर योर ट्रीटमेंट फॉर द लास्ट 3 years। तो फीमेल एक आई है कि डॉक्टर के पास, और वो कहती है कि जी मेरे फियांसे से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो मुझे दे दें, उसकी मेंटल हेल्थ के कोई इश्यूज हैं, ठीक है। एज अ फिजिशियन हाउ विल यू रिस्पॉन्ड? क्या करेंगे आप एज अ फिजिशियन? सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे? विल नॉट डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन, ओके। तहजीब नो। शाइस्ता भी कह रही है कि जो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, ठीक है। शाजमीन ने भी यही कहा है, सादिया भी यही कह रही हैं। नो अंटिल सम सीरियस इशू, ओके। देयर इज अ थ्रेट टू जजमेंटल नहीं होना, ठीक है। सो वेरी सिंपल, एज अ फिजिशियन आपका पहला रिस्पॉन्स यही होना चाहिए कि जी आप वो इंफॉर्मेशन नहीं देंगे और उसको बताएंगे कि जी पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, ठीक है, और मैं उसे जो है मेंटेन करना जो है वो मेरी ड्यूटी है, ठीक है, तो मैं ये काम नहीं कर सकता। पहला इतना ही आंसर होना चाहिए। अच्छा, इन विच कंडीशंस कॉन्फिडेंशियलिटी कैन बी ब्रीच्ड, ठीक है। तो ये तो मेरे ख्याल आपकी बुक में ढेर सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि जी कॉन्फिडेंशियलिटी किस किस कंडीशन में आप ब्रीच कर सकते हैं। अब आप बताएं कि जी आपने क्यों ब्रीच करनी है। पहले आपने सिर्फ ये कहा है कि हाउ विल यू रिस्पॉन्ड, तो आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि जी आई कैन नॉट डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन टू यू, ठीक है, बिकॉज आई हैव टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी। अब सेकंड पार्ट में उन्होंने खुद ही पूछ लिया है कि ओके कौन सी ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं, कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें यू कैन एक्चुअली वेव ऑफ द कॉन्फिडेंशियलिटी। तो अगर वो पर्सन अपने लिए हार्मफुल है, सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, सोसाइटल थॉट्स हैं, admits a crime, when the disease is a threat to society, बिल्कुल ठीक। HIV, infectious disease, और एड्स, और हेल्थ केयर टीम के साथ शेयर करना है, लॉ इन्वॉल्व है, बिल्कुल सही है, ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। सेक्सुअल अब्यूज का केस है, वेनेरियल डिजीज है, सेक्सुअली अब्यूजिंग समवन, बिल्कुल ठीक है। एनिमरेट 4 पिलर्स ऑफ मेडिकल एथिक्स, एम्प्लॉयमेंट भी आता है इसके अंदर। 4 पिलर्स उन्होंने बता दिए हैं, एम्प्लॉयमेंट, सॉरी ऑटोनॉमी, ठीक है, ऑटोनॉमी, बेनिफिसेंस, नॉन बेनिफिसेंस एंड जस्टिस। तो आपने सिर्फ इन्यूमरेट करने हैं, सिर्फ उनके नाम लिख देने हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 12-year-old boy came in psychiatry OPD with difficulties in studies and recent decline in grades. Boy reports recent change into English medium school and difficulty in science subjects. What metacognitive strategies may help him to improve learning? सो बहुत क्लियर कट बताया गया है कि आपने मेटाकोग्निटिव स्ट्रेटजीज बतानी है, ठीक है। आपने कहीं इधर उधर नहीं जो है वो देखना, और आपने सिर्फ सिर्फ मेटाकोग्निटिव स्ट्रेटजीज के ऊपर जो है वो फोकस रखना है अपना। तो कौन कौन सी मेटाकोग्निटिव स्ट्रेटजीज होती हैं जिससे आप हेल्प इम्प्रूव कर सकते हैं लर्निंग को?
मॉनिटरिंग, हाईलाइट की पॉइंट्स, एवेल्युएशन, 3 तो उसके वो हो जाते हैं ना, ये जो आपने कहा प्लानिंग है, मॉनिटरिंग है, एवेल्युएशन है। स्टडी टेबल ऑफ कंटेंट्स, पिकिंग आउट ओनली इम्पोर्टेंट इन्फो, ठीक है। कंपेयर व्हाट यू हैव स्टार्टेड, कम ऑन नेक्स्ट सिलेक्शन, रीडिंग समरीज, ओके। अच्छा, एक चीज याद रखनी है कि आपने मेमोरी के जो पॉइंट्स है ना उनको इसके साथ मिक्स नहीं करना, ठीक है। एक दफा उसको जरूर गो थ्रू करें और उसके बाद देखें कि इसके अंदर कौन सी चीजें आ सकती हैं। अभी आप ज्यादातर कुछ शुरू में आप लोगों ने मुझे मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजीज बताई हैं, उसके साथ साथ आप मेमोरी की जो पॉइंट्स है वो भी आपने इसके अंदर इंक्लूड करने शुरू कर दिए हैं, ठीक है। सो ये बोल्ड फेस एक्सेप्ट बिल्कुल सही है। बॉक्स समरीज देख लें। ताहिर, फाइनली ताहिर इज इन, ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। 28-year-old banker comes with the complaints of muscle pain, fatigue, and irritability for the last few days. He informs that his job is too stressful for him and does not want medication. Okay, what stress management tips will you give to him? स्ट्रेस मैनेजमेंट के टिप्स बताएं भाई, ये 5 मार्क्स क्वेश्चन है ये। बुक्स खोल लें, बेशक बुक्स को रखें साथ, और स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बताएं। पीएमआर हमने अभी नहीं बतानी, पीएमआर लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट पार्ट देखें कि राइट डाउन पॉइंट्स ऑफ पीएमआर। पीएमआर का उसमें आप सिर्फ नाम लिख दें, और नेक्स्ट पार्ट में आपने ऑलरेडी पीएमआर को डिटेल डिस्कस करना है। सो हमें बताएंगे जी स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए जो मेजर मेजर चीजें हैं वो बताएं। मैनेजिंग बिहेवियर, मैनेजिंग द स्ट्रेसर, टाइम मैनेजमेंट, सॉरी, social support, exercise, nutrition, relaxation, assertiveness increase करें। अगर आपको याद हो तो जब मैंने आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट पढ़ाया था तो उसके अंदर मैंने 2 चीजें बताई थी। अडेप्ट टू स्ट्रेस, ठीक है, एक चीज थी कि या तो आप अगर उसको नहीं कर सकते तो उसके साथ अडेप्ट कर जाएं, अगर आप उसको चेंज नहीं कर सकते सिचुएशन को, या ऑल्टर कर दें। बिल्कुल। तो ये ढेर सारी चीजें हैं जो आप स्ट्रेस मैनेजमेंट टिप्स में उस पर लिख सकते हैं। ओके, पार्ट बी इज राइट डाउन पॉइंट्स ऑफ पीएमआर। 4 A's जो है, 4 A's बता सकती हैं फरियाल, याद है आपको? प्लीज टेल अस। चेंज द सिचुएशन, अवॉइड द सिचुएशन, बिल्कुल सही है। चेंज कर सकते हैं तो कर लें, नहीं तो फिर ना करें, अवॉइड करें उसको। ऑल्टर द स्ट्रेस, एक्सेप्ट द थिंग्स, एक्सेप्टेंस, ठीक है। अडॉप्ट द स्ट्रेस, ओके। अच्छा, पीएमआर के पॉइंट्स हैं जो आपकी बुक में टेबुलेटेड फॉर्म में लिखे हुए हैं, और वो आपने सारे पॉइंट्स लिखने हैं कि पीएमआर होती कैसे है, ठीक है। ये नहीं है कि बस लिख देंगे जी ये, उसमें आपने सारे जो पॉइंट्स आप करते हैं ना, कि पहले आपने हर मसल ग्रुप को जो है कॉन्ट्रैक्ट करना है 5 to 7 सेकेंड्स के लिए, फिर रिलैक्स करना है 20 to 30 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। साइकिल को रिपीट करना है, फिर पहले आप कौन से मसल्स लेंगे, फिर सेकंड नंबर पे कौन से मसल्स आएंगे, फिर थर्ड नंबर पे कौन से मसल्स आएंगे, तो ये सारी आपने लिखनी है। नॉर्मली पीएमआर जो है वो लिखने के लिए नहीं आती होती, वो यूजुअली जो आपका ऑस्पी है उसका स्टेशन है। लेकिन क्योंकि एक अब आपके सामने एक क्वेश्चन में पीएमआर लिखने के लिए भी आ गई है, इसलिए बेहतर ये है कि जब आप तैयारी करें एग्जाम की तो इसको भी एक दफा जरूर गो थ्रू कर लें। एटलीस्ट गो थ्रू आप इस तरह करेंगे ना कि अगर आपको साइको ऑस्पी का स्टेशन आता होगा, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, या एटलीस्ट आपको ये याद आना चाहिए कि उसकी सीक्वेंस क्या है, उनके मसल्स का, मसल्स का क्या सीक्वेंस है। बाकी तो सब कुछ वही है कि जी आपने पहले मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है और उसके बाद रिलैक्स करना है। कितनी देर के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना है? 5 सेकेंड्स, 5 to 7 सेकेंड्स के लिए। रिलैक्स कितनी देर के लिए करना है? 20 to 30 सेकेंड्स के लिए। बट यू नीड टू रिमेम्बर द सीक्वेंस। अगर आपको, आपने उस एग्जाम से पहले कभी खुद भी पीएमआर अपने ऊपर की हो या किसी के साथ, या टॉसफी की तैयारी की हो, तो मेरा ख्याल है कि आपको ये मतलब याद भी करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है।
आपने सिर्फ सीक्वेंस याद रखना है कि पहले मैंने जो है वो अपर बॉडी के मसल्स यूज उनको करना है इस तरह से, उसके बाद मैंने एब्डोमिनल मसल्स और बैक के मसल्स करने हैं, उसके बाद मैंने नीचे टोज की तरफ जाना है, ठीक है। तो ये थाइज और फिर नीचे लेग्स और टोज की तरफ जाना है, ठीक है। तो ये याद 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 में याद रखना है। Okay, question number 2. You often come across patients with poor treatment outcomes. Despite correct diagnosis and medications, you find out erratic intake of doses and poor following of instructions. What is this called? Patient है आपके पास आते हैं, failure to adhere to treatment, non-compliance, बिल्कुल सही है, शाज़मीन ने भी बिल्कुल ठीक है, और उसवा का भी आंसर बिल्कुल ठीक है कि this is called क्या कहते हैं, non-compliance, ठीक है। How it can be a failure to adherence to treatment, ठीक है, ये भी कहा जा सकता है। How can it be corrected, इसको आप करेक्ट कैसे करेंगे नॉन कंप्लायंस को, क्या कौन से मेजर्स देंगे कि जिससे आप कोशिश कर सकें कि भाई मेरे ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट जो है वो कंप्लाइंट हो जाएं। Ways to improve compliance, कम्युनिकेशन बिल्कुल ठीक है, इंफॉर्मेशनल केयर दे दें, और क्या करना चाहिए, इमोशनल सपोर्ट दें पेशेंट को, ठीक है। बेनिफिट्स ट्रीटमेंट के बता दें, मिसकंसेप्शंस क्लियर कर दें। देखिए, काउंसलिंग और कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशनल केयर ये सब मिलती जुलती चीजें हैं, तो यू कैन एटलीस्ट या तो आप एक तो काउंसलिंग कम्युनिकेशन का वर्ड यूज कर सकते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, यस, इंफॉर्मेशनल केयर आपने प्रोवाइड करनी है पेशेंट को, ठीक है। उसके बाद आपने मिसकंसेप्शन उसके ठीक करने हैं, आपने हेल्थ बिलीफ मॉडल को चेक करना है कि उसका हेल्थ बिलीफ मॉडल है क्या, ठीक है। स्पेसिफिक प्लान दें उसको, फैमिली इन्वॉल्व कर लें, बिल्कुल सही है। एक्टिव लिसनिंग करें, और उसका जो आपने ट्रीटमेंट आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उसको कोशिश करें कि उसकी डेली रूटीन के साथ उसकी अलाइनमेंट कर दें, ठीक है ना। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि उसको अलाइन करें उस डेली रूटीन के साथ। ये ना हो कि आप ऐसा ट्रीटमेंट बना के दे दें प्लान कि जो वो बेचारा फॉलो ही ना कर सके, उसके लिए बहुत मुश्किल हो फॉलो करना, ठीक है। उसके बाद इफ पॉसिबल गिव रिटन इंस्ट्रक्शंस, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक और है, रिटन इंस्ट्रक्शंस दें उसको, ठीक है। लिख के बताएं कि जी अच्छा ये दवाई आपने इतने घंटे बाद खानी है, या सुबह दोपहर शाम खानी है, ठीक है, इस तरह से सारा कुछ बताएं। फिर उसके बाद उसकी होपलेसनेस, उसका जो डिप्रेशन है उसको चेक करें कि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस किस्म का। मेंटल हेल्थ उसकी चेक कर लें, ठीक है, कि वो अगर नहीं नॉन कंप्लायंट है तो क्या वजह है, ये वजह भी हो सकती है कि वो इमोशनल डिप्रेस्ड है, ठीक है, या उसके अंदर कोई होपलेसनेस का एक एलिमेंट है, कोई ऐसी चीज़ है कि मैं ठीक नहीं हो सकता, ठीक है। और उससे फिर जब आप फॉलोअप के लिए बुलाएं तो जो फॉलोअप के लिए भी बुलाना है, और फॉलोअप में आपने उसको प्रोग्रेस बतानी है कि आपकी अब हेल्थ इतनी बेहतर हो गई है, ठीक है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, डॉक्टर्स यूजली नहीं बताते पेशेंट्स को कि आप इतना आपके लैब्स के अंदर इम्प्रूवमेंट आ गई है, या ये हो गया वो हो गया, बस वैसे बुलाते रहते हैं। फिर क्या होता है कि हाँ, मेडिसिन ऐसी दें कि जो आप इजी से बाय कर सके, ठीक है। और बिल्कुल हम बिल्कुल सही कह रही हैं कि जो डेली रूटीन के साथ उसको आपने अलाइन कर देना है, ठीक है। और उसको जैसे मैंने कहा कि फॉलो अप, तो उसको बताएं कि क्या प्रोग्रेस है, और उससे पूछें कि भाई उसको जो आपने ट्रीटमेंट दिया है, फॉलो अप उससे ये भी पूछें कि आपने जो उसको ट्रीटमेंट दिया है तो उसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं उसको महसूस हुए, कोई और प्रॉब्लम्स तो नहीं हुए, ठीक है। ताकि आपको ये भी पता चल जाए, ये ना हो कि आपने उसको एंटीबायोटिक दी और उसने 2 दिन खाई और उसका जो है उसको डायरिया शुरू हो गया और 2 दिन बाद उसने छोड़ दिया, ठीक है। अब वो 10 दिन बाद आपके पास आया है तो तबीयत उसकी अभी भी वैसी की वैसी है। अब आपने उससे पूछना है कि भाई एंटीबायोटिक आपने पूरी खाई थी कि नहीं खाई थी, उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ था, तो हो सकता है वो तब बता दे। वैसे शायद ना बताए, वो कहे मैंने दवाई खा ली थी, लेकिन अगर आप इस तरह पूछेंगे तो हो सकता है वो बता दे कि जी डॉक्टर साहब मेरी बहुत तबीयत खराब हुई थी, या मुझे डायरिया हो गया था तो मैंने 2 दिन खा के वो दवाई छोड़ दी थी, ठीक है। तो देयर आर वेज टू एक्चुअली एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पेशेंट। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3. 30-year-old male is brought to you by his family and reported that he is overly rigid and obsessional. He became easily distressed if his orderliness or timetable is disturbed. So please identify the stage of psychodynamic theory at which he is fixated and enlist the stages of psychodynamic theory. जबरदस्त। उसका ने कहा जी एनल स्टेज पे ये फिक्सेटेड है बंदा,
ठीक है, और एनल स्टेज को उन्होंने मार्क्स दिए हुए हैं 3। ठीक है, तो 3 मार्क्स का मतलब ये है कि खाली एनल स्टेज का नाम लिख के फारिग नहीं हो जाना, एनल स्टेज के बारे में फिर बताना भी है डिटेल में कि एनल स्टेज होती क्या है। ठीक है, उसके अंदर बताना है कि जी ये इसमें पूरा इरोजनस जोन ये होता है, इसके अंदर इसका टाइम पीरियड ये है, एज ग्रुप ये है, नॉर्मल ट्रेट्स बच्चे के अंदर क्या होते हैं, फिर एब नॉर्मल ट्रेट्स बताने हैं। नॉर्मल भी बताने हैं कि जब फिक्सेशन नहीं होगी तो फिर क्या होता है, और फिर एब नॉर्मल जिसमें वो फिक्स हो गया है। ठीक है, तो आपने पैथोलॉजिकल ट्रेट्स भी बताने हैं, 3 मार्क्स हैं इसके। और उसके बाद नेक्स्ट जो है उन्होंने कहा जी एनालिस्ट द स्टेजेस ऑफ साइकोडायनामिक थ्योरी। अब यहाँ पे तो उन्होंने एनालिस्ट लिखा हुआ है, लेकिन 6 मार्क्स हैं इसके एनालिस्ट करने के सिर्फ। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि 6 मार्क्स तो बहुत ज़्यादा हैं अगर आप खाली एनालिस्ट करने की बात करते हैं। तो कोशिश करें कि अगर 2-2 3-3 लाइनें अगर आप उसमें लिख देते हैं, या एक एक 1 लाइनर भी आप आंसर लिख दें कि जी ये वाली स्टेज है, इसका रोजनस जोन ये था। ठीक है, और इसके अंदर फिक्सेशन से ये वाले ट्रेट्स आएंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि यू नेवर नो कि जो की जब बनती है तो क्या कहते हैं, कई दफ़ा की बड़ी अजीब सी होती है, या मार्क्स बहुत अजीब दिए होते हैं, की बड़ी अजीब दी होती है। हम लोग जब पेपर जाके चेक करते हैं तो मैं भी कई दफ़ा परेशान हो जाती हूँ कि जिसने ये बनाया है कि उसने ये किस किस्म की की बना दी है। ठीक है, तो इसलिए टू बी ऑन द सेफ साइड, ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो फिर कोशिश करें कि एटलीस्ट अपने आप को सेफ कर लें, थोड़ा सा एक एक 2-2 लाइनें उसके बारे में लिख दें, कीपिंग इन माइंड द नंबर ऑफ द मार्क्स। ठीक है, 30-year-old man witnessed an incident of robbery at his home. Later, he became fearful and couldn't sleep at all. And list the psychological reactions a person experiences when he encounters a trauma. तो basically this is a psychotrauma. ठीक है, 9 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। साइकोट्रॉमा में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो कोई एक बंदा लेट्स से वो फील करता है, कौन कौन से रिएक्शंस हैं, साइकोलॉजिकल रिएक्शन। ये साइकोट्रॉमा आपने पढ़ा हुआ है, सेक्शन ई का ये टॉपिक है। ठीक है, और बार्गेन डिनायल एंगर नहीं, साइकोट्रॉमा को माइंड में रखें ना, साइकोट्रॉमा को माइंड में रखें। और उसके बाद कौन कौन सी साइकोलॉजिकल रिएक्शंस या रिएक्शंस आते हैं, तो इसमें डिप्रेशन आ सकता है, इसमें गिल्ट आ सकता है, इसमें सेल्फ ब्लेम आएगा, एंजाइटी। एक पूरी आपका टेबल बना हुआ है आपकी बुक में साइकोट्रॉमा के सेक्शन में। ठीक है, सोशल विड्रॉल है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, फीलिंग सैड, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेटिंग, डिस्ट्रेसिंग मेमोरीज, फीलिंग डिस्कनेक्टेड और नम, मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी, पीटीएसडी। ठीक है, पीटीएसडी साइकोट्रॉमा सही है, लेकिन बजाय इधर उधर घूमने के अगर आप स्पेसिफिक इसमें आंसर करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो साइकोट्रॉमा आपकी बुक में है सेक्शन ई में। ठीक है, उसके अंदर ढेर सारे साइकोलॉजिकल रिएक्शंस लिखे हुए हैं, नाइटमेयर्स होंगे, मूड स्विंग्स होंगे, बिल्कुल सही है। ओके, यू आर गोइंग टू स्टार्ट फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट टू अ साइकोटिक पेशेंट। You are asked to take informed consent from the patient. Okay, so what are the various types of consent? हाँ जी, कौन कौन सी टाइप्स हैं consent की, ये बताएं। How many types of consent are there? Implied consent and written consent and informed consent की बात हो रही है। Consent informed ही होता है भाई, informed consent is not a type। ठीक है, implied and expressed, बिल्कुल सही। ये दो बेसिकली टाइप्स हैं, एक इम्प्लाइड कॉन्सेंट है और एक एक्सप्रेस कॉन्सेंट है। सब अपना ये मिसकंसेप्शन ठीक कर लें कि इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट इज अ टाइप ऑफ कॉन्सेंट। नो, इट्स नॉट अ टाइप ऑफ कॉन्सेंट। कॉन्सेंट इन्फॉर्म्ड ही होता है। ठीक है ना, कॉन्सेंट आप तभी लेते हैं जब आप पेशेंट को पहले इन्फॉर्म करते हैं सारी चीजों के बारे में। ठीक है, सो दिस इज नॉट अ टाइप। ओके, नाउ देयर आर टू टाइप्स, इम्प्लाइड एंड एक्सप्रेस्ड। इम्प्लाइड कॉन्सेंट क्या होता है? जी, उनैज़ा और ताहिर।
or anyone else? किसी को पता है? What is implied? Like someone comes for a checkup and you have to give them an injection. Implied consent is basically जब आप क्या कहते हैं, कहना चाहिए कि एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है आपका, ठीक है। फॉर एग्जांपल के पेशेंट आया है आपके हॉस्पिटल में और आपके ओपीडी में बैठा हुआ है और नर्स उस और आप बीपी प्रोटेस उसके सामने रखते हैं तो पेशेंट ऑटोमेटिकली अपने हाथ आपको दे देता है कि जी चेक कर लें, ठीक है। या आप उसके पल्स हाथ पकड़ते हैं पल्स चेक करने के लिए, तो वो आपको बगैर कोई चू चरा किए कुछ बोले वो आपको पकड़ा देता है, ठीक है। So this is an implied consent. You won't get it written. बिल्कुल सही है, शाज़मीन ने सही कहा है, ठीक है। You just given an a permission to the other person to do something, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर आप नर्स आपका हाथ पकड़ती है या आपके सामने बीपी प्रेटिस लेके आती है तो आप हाथ फौरन से पहले अपना बाजू उसको पकड़ा देते हैं कि हाँ जी मेरा बीपी चेक कर लें। दिस इज एन इम्प्लाइड कॉन्सेप्ट विच इज नॉट इन द रिटन फॉर्म, ठीक है। रूटीन के इस किस्म के जो प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए आपने कोई ब्लड सैंपल लेना है, ठीक है, लैब वाला आया है लड़का, ठीक है, और वो ये आप खुद सैंपल लेने लगे हैं तो आप उसे पेशेंट से कहते हैं जी मैंने आपका ब्लड सैंपल लेना है, ब्लड ड्रॉ करना है, वो खुद ब खुद अपना बाजू आपके आगे कर देगा, ठीक है। तो दिस इज एन इम्प्लाइड कॉन्सेंट, ठीक है। एक्सप्रेस कॉन्सेंट जो होता है वो कौन सा होता है? एक्सप्रेस के अंदर आप वर्बल या रिटन कॉन्सेंट की बात करते हैं। वर्बल थ्रू वर्ड्स आप एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, कि ओके जी आपने मुझसे कुछ पूछा है कि हम आपका ये ट्रीटमेंट कर लेते हैं, ये प्रोसीजर कर लेते हैं, ये चीजें, ठीक है, तो वो आपको थ्रू वर्ड्स बता देता है कि जी डॉक्टर साहब आई एम रेडी फॉर दिस, ठीक है। रिटन जो आप रिटन अप्रूवल लेते हैं उससे, ठीक है, उसके साइन कराते हैं, ठीक है, उसे रिटन अप्रूवल लेते हैं किसी भी काम को करने के लिए, या फिर आप उसे रिटन अप्रूवल लेते हैं कि अच्छा आपकी इंफॉर्मेशन हम इन लोगों को आगे फर्दर दे सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी को दे सकते हैं, ठीक है। So there are two types of consent. बिल्कुल ठीक है। You ask if it's okay, I can expose your to check abdomen. बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। So there are two types implied, जिसमें आपने through words communicate नहीं करना, but it's actually क्या कहना चाहिए understood thing. और जो दूसरा एक्सप्रेस होता है, एक्सप्रेस में दो आ जाते हैं, वर्बल आ जाता है, थ्रू वर्ड्स आप कम्युनिकेट करते हैं, और रिटन जब आप एक सिग्नेचर के साथ कम्युनिकेट करते हैं कि हाँ जी कोई बड़ा ट्रीटमेंट है, कोई आपने ऑपरेशन करवाना है, कोई प्रोसीजर है, तो वो आपसे एक रिटन कॉन्सेंट लेते हैं, ठीक है। या कोई और इंटरवेंशनल आपसे कोई लैब इन्वेस्टिगेशन होनी है, ठीक है, तो उसके अंदर भी आपसे रिटन कॉन्सेंट लिया जाता है, ठीक है। ओके, सो पार्ट ए इज डन, ये डन विद पार्ट ए। नाउ पार्ट बी, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट। आप बताएं कि जी इन्फॉर्म्ड कंसेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। कंसेंट के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं? कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए, ठीक है। कैपेसिटी टू टेक डिसीजन, डायग्नोसिस, नेचर ऑफ मेडिकेशन, ठीक है। तो एक तो आप लिख दें कि जी इसके अंदर उन्होंने पूछा है कि जी इन्फॉर्म्ड कंसेंट के अंदर बताना क्या क्या है, कंपोनेंट्स क्या हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट के, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो ब्रेन्स का वाला सारा पार्ट आ जाता है, ठीक है। ब्रेन्स में क्या क्या था? बेनिफिट्स थे, रिस्क थे, ए से ऑल्टरनेटिव्स, व्हाट हैपेंस इफ वी डू नथिंग, आउटकम क्या होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको आती हैं, इंट्यूशन होता है, और एक्सक्यूज मी, नथिंग, डू नथिंग, ठीक है जी। तो आपको ये सारा आता है, नेक्स्ट पे चलते हैं। उफ, अच्छा जी, व्हाट इज इंफॉर्मेशनल केयर, हाउ विल यू गिव इंफॉर्मेशनल केयर टू अ पेशेंट विद न्यूली डायग्नोज्ड टीबी, व्हाट आर द 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट आर रिक्वायर्ड टू बी आंसर्ड बाय यू। ओके, व्हाट इज इंफॉर्मेशनल केयर, आपने उसकी डेफिनेशन बता दी है। हाउ विल यू गिव इंफॉर्मेशनल केयर, हाउ विल यू एंड व्हाट इंफॉर्मेशन विल यू गिव, दो डिफरेंट चीजें हैं। हाउ विल यू गिव इंफॉर्मेशनल केयर में क्या आएगा? हाउ विल यू गिव,
देखिए इंफॉर्मेशनल केयर जो है उसके 3 पार्ट्स हैं, एक है उसकी डेफिनेशन, एक है उसके 7 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दैट यू नीड टू आंसर एंड देयर आर 7 एसेंशियल्स। ठीक है, अब उन्होंने पूछा है क्वेश्चंस, तो ये है ना कि व्हाट इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चंस आप वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और हाउ का मतलब ये कि किस तरह देंगे। तो जो एसेंशियल्स हैं वो सारे बेसिकली किस तरह एक्सप्लेन आपने करना है उसको। ठीक है, सो हाउ विल यू गिव इन्फॉर्मेशन में आ जाएगी एसेंशियल्स, और सेकंड पार्ट उन्होंने वैसे ही बता दिया कि व्हाट आर द 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट आर रिक्वायर्ड टू बी आंसर्ड बाय यू। ठीक है ना, ये कई दफा स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि जहाँ पे क्वेश्चंस मांगे होते हैं वहाँ एसेंशियल्स लिखाते हैं, जहाँ एसेंशियल्स मांगे होते हैं वहाँ क्वेश्चंस लिखाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हाउ विल यू गिव का मतलब ये है कि व्हाट इज द वे ऑफ गिविंग, एंड व्हाट इंफॉर्मेशन विल गिव, हाउ और व्हाट का डिफरेंस समझ लें। व्हाट इंफॉर्मेशन विल यू गिव इज कि आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसको देनी है। आपने उसको डायग्नोसिस के बारे में बताना है, आपने उसको एटियोलॉजी के बारे में बताना है, ट्रीटमेंट के बारे में बताना है, रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बताना है। ठीक है, उसको ये बताना है कि डिजीज कम्युनिकेबल है कि नहीं है। ये इंफॉर्मेशन, ये टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो व्हाट इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन यू आर गिविंग, और हाउ विल यू गिव का मतलब ये है कि व्हाट वे और व्हाट प्रोसीजर विल यू टेक, व्हाट मैकेनिज्म विल यू डू। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि आप कहते हैं जी हम एक एक्सक्लूसिव सी जगह है वहाँ बैठ जाते हैं। ठीक है, पेशेंट से पहले थोड़ी सी उसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि उसको कितना पता है, उसके बाद हम अपनी बात शुरू करते हैं, फिर उसको पॉजिटिव बताते हैं, नेगेटिव बताते हैं, फिर उसको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए स्केचेस और डायग्राम से ड्रॉ करके बताते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन बेटर करने के लिए उसकी लैंग्वेज में बात करते हैं। तो दिस इज हाउ, कैसे और क्या, दो वर्ड्स हैं। कैसे का मतलब होता है हाउ, एंड क्या कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है। तो इन्फॉर्मेशन तो आप वही दे रहे हैं ना उसको, उसके डायग्नोसिस के बारे में बताएंगे, उसकी बाकी चीजों के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो ये सबको क्लियर हो गई ये बात। बिल्कुल ठीक है, हाउ और व्हाट का डिफरेंस। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2, एन 18-year-old फीमेल प्रेजेंट्स एंड ये पिछला वाला क्वेश्चन है आई गेस, सेम वही क्वेश्चन है कि जी वो जेंडर डिस्फोरिया वाला। ठीक है, फीमेल आई है और वो कह रही है कि जी मैं चाहती हूँ कि मैं मेल बन जाऊँ, मुझे लगता है कि मैं मेल हूँ एक। ठीक है, तो ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज मेडिकल स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, मेडिकल स्टूडेंट वाज इंटरव्यूइंग अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हेडेक एंड frequent fainting attacks for the last 6 months in the center of the ward in the presence of other people and patients. ठीक है, अच्छा, what the medical student has left an important step for effective communication. तो मेडिकल स्टूडेंट जो है पेशेंट का इंटरव्यू कर रहे हैं सेंटर ऑफ द वार्ड के अंदर खड़ा होके। ठीक है, और दूसरे लोग इर्द गिर्द सैर कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं। ठीक है, पेशेंट को क्या प्रॉब्लम थी, हेडेक है, फ्रीक्वेंट फेंटिंग अटैक्स हैं। तो अब उसने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मिस की है कम्युनिकेशन के अंदर, सेंटर ऑफ द वार्ड में खड़े होके सारा काम कर रहा है। प्राइवेट सेटिंग, बिल्कुल सही है। प्राइवेसी जो है, एक्सक्लूसिविटी जो है, एक्सक्लूसिव सेटिंग में जो बात करनी थी वो सेंटर ऑफ द वार्ड में खड़ा होकर कर रहा है। What other factors come into your mind which can obstruct the effective communication in such situations? अच्छा जी, so अब factors obstructing effective communication कौन कौन से factors हैं, और एक तो exclusivity हो गया है, ये आपने दोबारा रिपीट नहीं करना, और दूसरे factors कौन से हैं जो effective communication को obstruct करेंगे? lack of concentration, ठीक है, frequent interruptions, cutting the patient while talking, preoccupied doctor, selective listening, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी भी खराब हो रही है। ठीक है, टॉकिंग टू अदर्स ड्यूरिंग द सेशन, बिल्कुल सही है। सो ये ढेर सारे फैक्टर्स हैं कि जो आपने एक्सक्लूसिविटी के अलावा लिख देने हैं। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4, डे ड्रीमिंग, डे टाइम ड्रीमिंग। ठीक है, जजमेंटल रिमार्क्स भी हैं, सही है। अदर पेशेंट्स ऑल्सो डिस्टर्ब हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, यंग बॉय ऑफ स्कूल गोइंग एज इज रेफर्ड फ्रॉम स्कूल फॉर नॉट टेकिंग पार्ट इन ग्रुप एक्टिविटीज। ठीक है, अच्छा, अब मैंने, आप लोग कितने लोग हैं, आप लोग मेरा ख्याल है 10, मैं काउंट कर लेती हूँ जितने लोग मेरे साथ बात कर रहे हैं।
क्योंकि इनकी अटेंडेंस मैंने बतानी है कि ये लोग थे जिनकी अटेंडेंस है, बाकी तो शायद सो रहे हैं। बाकी 146 में से 130 या 136 शायद सो रहे हैं। बाकी सारे जो मुझसे बात कर रहे हैं इनकी अटेंडेंस मैं बता दूंगी वहां पर। अच्छा जी। Young boy of school age is referred from school for not taking part in group activities, poor attention in class, and laziness, and since his migration from another city. On examination, he shows inferiority in inadequacy. ठीक है जी। अच्छा, which stage of development is he facing problems? According to Erickson's theory of psychosocial development, and which further stages will be affected? ओके, सो उन्होंने आपसे स्टेज पूछी है एरिक्सन की थ्योरी की कि यंग बॉय है स्कूल एज का। ठीक है, अब स्कूल एज कौन सी होती है, कौन सा एज एज ग्रुप कौन सा है स्कूल एज वाला? 6 to 12। ठीक है, तो 6 to 12 है। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी हो रहा है इसके अंदर जो उसकी। तो आपने बताना है कि जी स्कूल एज, सारा पार्ट ए के अंदर आपने ये पूरी स्टेज बता देनी है। 6 to 12 ईयर्स एज ग्रुप है, स्कूल एज को कहते हैं। इसके अंदर मेन जो वो है कंपीटिंग टेंडेंसीज, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी है। ठीक है, और इसके अंदर मेजर चीजें क्या होती हैं ये सारी आपने पार्ट ए में बतानी है। ठीक है, और पार्ट बी में आपने बताना है विच फर्दर स्टेजेस विल बी अफेक्टेड। अब स्कूल एज से फर्दर आगे जाना है, पीछे नहीं जाना। ठीक है ना, ये ना हो कि आप इन्फेंसी और वो बताना शुरू कर दें। आप स्कूल एज के बाद कौन सी एज आती है ये बताएं। नेक्स्ट स्टेज कौन सी होती है स्कूल एज के बाद वाली? एडोलेसेंस, यंग एडल्टहुड। कितनी स्टेजेस आती हैं स्कूल एज के बाद? स्कूल एज के बाद एडोलेसेंस आती है, यंग एडल्टहुड आती है और ओल्ड एज आती है। तो 4 स्टेजेस आती हैं स्कूल एज के बाद, और उन सारी स्टेजेस को फर्दर आपने आगे डिस्क्राइब करना है, खाली उनके नाम नहीं लिखना है। ठीक है, उनको भी फर्दर इसी तरीके से डिस्क्राइब करना है। ठीक है, सो स्कूल एज के बाद आएगी एडोलेसेंस, जिसमें आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन है। यंग एडल्टहुड, जिसमें इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन है। एडल्टहुड, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। एंड ओल्ड एज, इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5। Young girl admitted in ward in a severe depressed state with suicidal ideas. I have a question. If one stage is ruined and we get fixed in one, or do all subsequent ones also get ruined? इट डिपेंड्स, मतलब जिस तरह से फ्रॉइड के अंदर भी ऐसा नहीं है कि जो है वो उसी स्टेज की जिसके अंदर फिक्सेशन होती है, ठीक है, उसी के अंदर प्रॉब्लम होती है, वो एडल्ट लाइफ का पार्ट बनती है। इस तरीके से इसके अंदर भी हो तो सकता है, इफेक्ट हो सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। वो तो इफेक्ट होगी होगी जो स्टेज के अंदर फिक्सेशन हुई है, लेकिन अगली थोड़ी बहुत इफेक्ट हो सकती है, लेकिन कंप्लीटली इफेक्ट नहीं हो सकती, नॉर्मल भी हो सकती है। ये भी नहीं है कि बिल्कुल सब अंदर ऐसा हो जाए। ठीक है, तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है जी, आगे चले। ओके। अच्छा जी, young girl is admitted in ward in severe depressed state with suicidal ideas. Ward staff complained that patient's mother is not ready to leave the patient alone in spite of their counseling. The lady is very demanding, uncooperative, and aggressive. So how will you handle the situation? 5 marks का question है ये। How will you handle the situation? Lady is very demanding, uncooperative, and aggressive. Dealing with difficult patients.
train yourself, listen to their concerns, बिल्कुल ठीक है, ढेर सारे पॉइंट्स हैं डीलिंग विद डिफिकल्ट पेशेंट्स के, बहुत सारे आपने लिख देने हैं. What are the patient's responsibility in a hospital setting? अब यहाँ पर पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखनी है कि पेशेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं. तो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पेशेंट अगर आपको याद हो क्वेश्चन नंबर जो है कौन सा वाला, हाँ, राइट्स एंड रिस्पॉन्स सेक्शन बी में, ठीक है. तो वो आपने सारे इसके अंदर जो राइट्स हैं वो आपने उसके अंदर लिख देने हैं, ठीक है. नेक्स्ट पे चलते हैं. अच्छा, अब ये कोई शहरोज अहमद साहब है नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के, उन्होंने ये कंपाइल किए हैं पास क्वेश्चंस, ठीक है. सो इनको हम देखते जाते हैं कौन कौन से हैं. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 कम्युनिकेशन स्किल्स में से है, व्हाट आर नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस, आपको पता है, इसकी डेफिनेशन लिख देनी है, ठीक है. और एक्सप्लेन इन डिटेल द कम्युनिकेशन स्किल्स नीडेड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद द पेशेंट. जबरदस्त. एक तो सिंपल नॉन फार्माकोलॉजिकल, दूसरा ये उन्होंने कहा है कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स बता दें जो कि ज़रूरत है. अब ये 3 मार्क्स का है, एक्सप्लेन इन डिटेल. तो 3 मार्क्स में आप ढेर सारी चीज़ें तो नहीं लिख सकते, इसमें आप सिंपल कम्युनिकेशन बताएंगे कि आप जो एक्टिव लिसनिंग है, फनलिंग है, पैराफ्रेजिंग है, ओपन बॉडी लैंग्वेज है, ये सारी चीज़ें आप बता दें, ठीक है. और ज़्यादा से ज़्यादा साथ ये भी लिख देंगे फैक्टर्स जो कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करते हैं, वो लिख दें सारे, ठीक है. तो 3 मार्क्स के लिए मोर देन इनफ होगा. अच्छा, सेकंड क्वेश्चन भी सेम वही है, सप्ली के क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है. अब यहाँ पे 4 मार्क्स का और 5 मार्क्स का आया हुआ है, वही सवाल. तो अगेन लुकिंग एट द मार्क्स अवॉर्डेड टू देम, आपने उसके अकॉर्डिंगली जो है आंसर लिख देना है, ठीक है. अच्छा, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं. ये अभी अभी हम करके आए हैं, ठीक है. मेडिकल स्टूडेंट इंटरव्यूइंग अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हेडेक, और इन सेंटर ऑफ द वार्ड में जो मेडिकल स्टूडेंट कर रहा था, तो उन्होंने पूछा था कि कौन सा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में उसने मिस कर दिया है. ये अभी अभी हमने पिछले पेपर में किया है क्वेश्चन, ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, Professor of Psychiatry was listening to you when you were interviewing a patient. He pointed out some important deterrents to listening. ये भी पिछले लेक्चर में हमने ये क्वेश्चन किया था, अगर आपको याद हो, कि लिसनिंग को कौन सी चीजें जो हैं वो हिंडर करती हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करती हैं, ठीक है. तो आपने वो लिखने थे, ये 2013 सप्ली का क्वेश्चन है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, पॉलिटिशियन कम्स टू यू एंड रिक्वेस्ट टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट डिजीज ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, ये भी हमने पहले पेपर में कर लिया है. अच्छा जी, काउंसलिंग, What do you mean by the term counseling? What are the aims of counseling? ये भी हम कर चुके हैं, ये भी पिछला सवाल है. What is informational care? How will you give informational care? ये भी अभी हम क्वेश्चंस करके आए हैं, ठीक है. अच्छा, ये मेरे ख्याल है उसने जो भी हमारे डॉक्टर साहब हैं शहरोज साहब, उन्होंने ये सारे क्वेश्चंस एक पेपर पे लिख के जो ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं. ब्रेकिंग बैड न्यूज. अच्छा, कपल प्रेजेंट्स टू हॉस्पिटल बिकॉज द वाइफ इज एक्सपेक्टिंग अ बेबी. Attending doctor discovers that the baby has disability in his legs. After breaking bad news to the patient, what reaction should the doctor expect? ये बताएं. एंगर, ठीक है. डिनाइल, अच्छा. और डबडा लिख दें इसके अंदर, ठीक है. डिप्रेशन. अच्छा, इसका बी पार्ट भी पहले देख लेते हैं. What psychosocial issues can be faced by this child with disability? बच्चे को कौन से साइकोसोशल इश्यूज होंगे? डिसेबिलिटी वाला चाइल्ड है, ठीक है.
लो कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ स्टीम, एक्सेप्टिंग, बिल्कुल ठीक है। स्टीम इश्यूज, सोशल अनएक्सेप्टेंस होगी, आइसोलेशन हो जाएगी, लॉस ऑफ फ्रेंड्स होगी, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन ब्रेकिंग बैड न्यूज का आता है या फिर ये साइकोसोशल इश्यूज ऑफ डिसेबिलिटी वाला क्वेश्चन है पूरा? बोथ, इट्स नॉट एक्चुअली बोथ। इट्स उन्होंने सिर्फ और सिर्फ शायद वो ब्रेकिंग बैड न्यूज का वर्ड पढ़ के तो उन्होंने ब्रेकिंग बैड न्यूज की हेडिंग दे दी है कि जी इसके अंदर ब्रेकिंग बैड न्यूज का सवाल आया हुआ है। ये बेसिकली क्वेश्चन है साइकोसोशल इश्यूज दैट आर फेस्ड बाय द पेरेंट्स ऑफ अ चाइल्ड हैविंग डिसेबिलिटी एंड द चाइल्ड हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ठीक है। क्योंकि जो उन्होंने पूछा है कि जी जब ब्रेकिंग बैड न्यूज कर दिया आपने पेरेंट्स को, उसके बाद क्या रिएक्शन आएगा, और ब्रेकिंग बैड न्यूज क्या है कि आपने कौन सी बैड न्यूज ब्रेक की है कि बच्चा जो है उसको डिसेबिलिटी है, ठीक है। तो अगर आप अपना बुक खोलें और उसके अंदर अगर आप देखें कि व्हाट आर द रिएक्शंस ऑफ पेशेंट पेरेंट्स, ठीक है, तो उसके अंदर वही आता है कि जी डिनायल ऑफ चाइल्ड्स डिसेबिलिटी है, एंगर एंड गिल्ट अबाउट द चाइल्ड्स डिसऑर्डर है, ब्लेमिंग अदर्स फॉर द डिसेबिलिटी है, ग्रीफ है, वरी है, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि ये एक्चुअली उसको खुद भी नहीं पता चला और उसने खाली ये याद करते हैं यूजुअली, बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि सिर्फ एक वर्ड पढ़ के वो समझते हैं कि नहीं जी तो ब्रेकिंग बैड न्यूज है। इट्स नॉट एक्चुअली ब्रेकिंग बैड न्यूज, क्योंकि बैड न्यूज तो आपने ब्रेक कर दी है, उसके बाद उन्होंने पूछा कि क्या करना है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे। यू एज अ डॉक्टर हैव कम अक्रॉस अ सिचुएशन वेयर देयर इज अ ह्यूज फाइट बिटवीन वन ऑफ योर कॉलीग्स एंड एन अटेंडेंट ऑफ एन एडमिटेड पेशेंट। Supply in 2019 की supply क्या है? What is the current situation referred to as and what are the steps of resolving it? अब उसने ऊपर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसका मतलब है कि ये मतलब नीचे से हमें उन्होंने क्या करंट सिचुएशन में है, क्या कॉन्फ्लिक्ट है ना, कॉन्फ्लिक्ट है ये, ठीक है। और स्टेप्स क्या है रिजॉल्विंग के, वो ढेर सारे स्टेप्स, 7-8 स्टेप्स हैं जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये सारी जो हम ड्रिल कर रहे हैं पास पेपर्स करने की, इसका कोई बेनिफिट भी हो रहा है आप लोगों को कि नहीं? ओके, अच्छा। अच्छा, साथ साथ मुझे अपने टॉपिक्स बताते जाएं जो आप चाह रहे हैं कि मैं उनको दोबारा से रिवाइज करवा दूं, ठीक है। नेक्स्ट वीक में हम कोशिश करेंगे कि वो वाले टॉपिक्स जो आप बताएंगे जो आपको नहीं आते या आपको मुश्किल लगते हैं, ठीक है, प्लीज वो टॉपिक्स मुझे बताएं। तो लेक्चर्स आपके चलते रहने हैं, तो आई वुड लाइक टू रिपीट दोज टॉपिक्स दैट यू विल एक्चुअली कम अप विद, ठीक है। क्योंकि अगर मैं अपनी मर्जी से कराऊंगी तो मुझे नहीं पता है कि आपको क्या चीज़ मुश्किल लग रही है और क्या चीज़ आपको ईजी लगती है। तो साथ साथ अभी अभी सोचते जाएं और मुझे बताते जाएं कि कौन से टॉपिक्स हैं, कि पूरी बुक में से जो भी टॉपिक आपको नहीं आता वो मुझे बताएं, तो उसको हम नेक्स्ट जो अभी अब क्योंकि अभी लेक्चर्स हमारे होते रहने हैं तो वो मैं पढ़ाती जाऊंगी, रिवाइज कराती जाऊंगी, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में देख लें कि यू आर हेड ऑफ डिपार्टमेंट, योर रजिस्ट्रार गॉट इनटू फाइट विद द हाउस ऑफिसर, हाउ विल यू रिजॉल्व विद दिस कॉन्फ्लिक्ट? अगेन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के पॉइंट्स लिख देने हैं आपने, ठीक है। और व्हाट आर द कॉमन कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एट योर हॉस्पिटल? तो पहला पार्ट जो है उसके अंदर आपने कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के पॉइंट्स लिख देने हैं, कीपिंग इन माइंड दैट द फाइट इज बिटवीन रजिस्ट्रार एंड द हाउस ऑफिसर, ठीक है। और स्टाफ मेंबर कॉन्फ्लिक्ट जो है, और कॉमन कॉजेज जो है कॉन्फ्लिक्ट के वो भी ढेर सारे लिखे हुए हैं बुक के अंदर, एजम्पशंस हैं, कल्चरल डिफरेंसेस हैं, परसेप्शंस बीइंग क्वेश्चन, वैल्यूज नॉट वैल्यू जो है उनको उनको क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इट्स नॉट डॉक्टर नर्स कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, डॉक्टर डॉक्टर कॉन्फ्लिक्ट भी है, ये सीनियर जूनियर कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। अच्छा जी, यंग गर्ल इज एडमिटेड इन अ वार्ड इन सेवियर डिप्रेस स्टेट विद सुसाइडल आइडियाज, ये अभी हम कर चुके हैं, जिसकी मदर उसको छोड़ना नहीं चाह रही और आपने इस हैंडल को इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। तो 2017 का ये एनुअल का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का, ठीक है, जिसमें हमने कहा है कि हैंडलिंग ऑफ डिफिकल्ट पेशेंट्स आपने लिखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है जी, यंग डॉक्टर्स इन द इमरजेंसी रूम हैव गॉन ऑन अ स्ट्राइक एंड स्टॉप्ड इमरजेंसी सर्विसेज, you have been asked to negotiate with them on behalf of hospital administration to resolve the situation.
Okay, what important guidelines will you keep in mind while planning for this conflict resolution? Again, सिंपल आपसे पूछा गया है कि जी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो कौन सी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस आप फॉलो करेंगे जब आपने प्लान करना है कि आपने कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करानी है, तो वही वाली चीज़ है कि आपके जो पॉइंट्स हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के वो आप इसके अंदर लिख देंगे। ठीक है, ये 2016 की सप्लीमेंट्री का एग्जाम है। क्लियर? ओके। हेड ऑन का क्या मतलब होता है? मीट हेड ऑन, ये बता दो पहले। ये जो पहला पॉइंट है इसका कि इट शुड सामने बैठना, फेस टू फेस, फेस करना कॉन्फ्लिक्ट को। ठीक है, मीट द हेड्स, इस तरह की ऐसी सी चीजें कई दफा पेपर में लिखी होती हैं कि मुझे हंसी भी आती है। अगर आपको ये पॉइंट नहीं याद होता तो आप ये लिख दिया करें कि जी एटलीस्ट फेस द कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, डू नॉट अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट, फेस द सिचुएशन, ये भी लिख सकते हैं आप। अगर आपको मीट द हेड ऑन और हेड मीट्स मीटिंग हेड्स इस तरह की चीज की समझ नहीं ना आती किसी को भी, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। आप जरूरी नहीं है कि आपने वो लकीर के फकीर की तरह वो रट्टा वाला लगा के वही रट्टा लिख देना है। आप ये भी लिख सकते हैं कि जी द पर्सन शुड फेस द कॉन्फ्लिक्ट और शुड फेस द सिचुएशन। ठीक है, अच्छा जी। सो हाउ मच टाइम डू वी हैव नाउ? 2 minutes, okay. Let's do another question. Patient in emergency expires, his relatives came and start shouting and arguing with you. How can you manage your anger? ये तो हम मेरे ख्याल वेरी फर्स्ट लेक्चर में जब हमने शुरू किया था तो हमने कर लिया था। मैं एंकर मैनेजमेंट अपनी कैसे करनी है, डीलिंग विद डिफिकल्ट पेशेंट्स, डीप ब्रीदिंग, पीएमआर, ठीक है, डू नॉट टेक थिंग्स पर्सनली, ट्रेन योरसेल्फ, एग्जैक्टली, ये हम कर चुके हैं। हैवी रश ऑफ डेंगू फीवर एक्सपेक्टेड, ये भी हम कर चुके हैं। ये भी आपको याद हो कि मैंने पहले वाला जब हमने जब शुरू किया था फर्स्ट लेक्चर जिसके अंदर हमने ये किया था तो हमने ये क्वेश्चन कर लिया हुआ है। सेक्शन बी पे उन्होंने कहा जी कि यू हैव बीन हायर्ड फॉर अ जॉब इज रिक्वायर्ड टू असेस प्रोफेशनलिज्म, ये भी हम कर चुके हैं सेक्शन बी का कि प्रोफेशनलिज्म कैसे असेस करना है आपने। गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिकल एथिक्स, एन्यूमरेट 4 पिलर्स ऑफ मेडिकल एथिक्स। 4 पिलर्स आपको आते हैं, व्हाट आर द पिलर्स ऑफ मेडिकल एथिक्स, ये भी है वही वाली बात है। वो 18 का एनुअल का क्वेश्चन है, वो सप्ली का क्वेश्चन है। अच्छा, patient having shifting pain and abdomen from an umbilical region to right lower quadrant, surgeon diagnosed it as appendicitis and advised operation for the problem. You are asked to take his consent, define consent and its types. Consent क्या होता है और उसकी types भी आपको हमने भी कर ली है, implied and expressed. ठीक है, अच्छा, पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, यंग फीमेल विजिटेड टू योर क्लिनिक एंड रिक्वेस्टेड यू टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट मेंटल हेल्थ। ये कॉन्फिडेंशियलिटी वाला क्वेश्चन जो अभी हमने पीछे किया है। अच्छा जी, you are going to start pharmacological treatment in a psychotic patient. You are asked to take informed consent from the patient. What are the various types of consent? कर चुके हैं हम. What are the components of consent? ये भी हम कर चुके हैं. ठीक है, डन. सो आई गेस यहाँ तक आज कर लेते हैं और उसके बाद जो है बाकी जितने पेपर रह गए हैं वो फिर हम नेक्स्ट में कर लेंगे। ज़्यादातर तो ये वही क्वेश्चंस हैं जो आप कर चुके हैं, ठीक है। सो आई वुड अगेन रिक्वेस्ट यू टू प्लीज टेल मी अबाउट द टॉपिक्स दैट यू वुड लाइक टू रिवाइज, ठीक है। और ये मुझे अगेन उसवा और भी अगर कोई बता सकता है तो मुझे आज ही बताएं, ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीक के मैं टॉपिक्स जो है क्योंकि ये नेक्स्ट में जो है हमने करने होंगे, ठीक है। ओके देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, घर वालों का भी ख्याल रखें और ढेर सारी दुआ में याद रखें, ठीक है। अल्लाह हाफिज।